Se apaga lenta, tu sombra se queda. दिव्या की हथेली जुड़ी हुई है। दिव्या पैर हिला रही है। दिव्या ने एक रेड स्वेटर पहना है। उसके नीचे वाइट कलर की टी शर्ट और जीन्स की पैंट और वाइट स्नीकर्स। दिव्या एक थेरेपिस्ट के ऑफिस में बैठी है। केबिन किसका था? डैड का था। तुम्हें कुछ याद है उसके बारे में? दिव्या नीचे सिर झुका लेती है। नहीं, बस कुछ फोटो में ही देखा है। सच में जानना चाहती हो? दिव्या एक हल्की और फीकी सी हंसी हंसती है। कई सालों तक तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी कोई जगह भी है। मेरे 18वें बर्थडे पर हमारे आश्रम के जो ओनर है ना, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी वसीयत में एक कैबिन है। मेरे डैड या मेरी मॉम की मुझे कोई बात तक याद नहीं है, लेकिन उनका पूरा घर मेरे नाम है। दिव्या, इट्स नॉट योर फॉल्ट। तुम बस 3 साल की थी जब आखिरी बार तुमने उन्हें देखा था। दिव्या चुपचाप नीचे देखती है। अभी क्या फील कर रही हो, बता सकती हो? दिव्या थोड़ी देर चुप रहती है। मुझे भी नहीं पता, बस कुछ सवाल है जो रोज मन में चीखों की तरह गूंजते रहते हैं। कैसे सवाल? मैं रोज सोचती हूँ कि जब वो शीशम का पेड़ उनकी गाड़ी के सामने आया तो क्या उनकी नजरों के सामने मैं एक बार भी आई थी? एक बेड जिस पर बड़ा सा बैग पड़ा है, उस पर एक हाथ आता है और उस बैग को उठा लेता है। दिव्या अपना बस्ता टांग कर नीचे चल देती है। सामने उसकी दोस्त रिया खड़ी है। चले? चलो, तुम्हारा ही इंतजार था। आश्रम के बाहर एक काले रंग की गाड़ी खड़ी होती है। दोनों उस गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती हैं। गाड़ी चलने लगती है। दिव्या अपने बैग से एक तस्वीर निकालती है और चुपचाप उसे देखती रहती है। क्या हुआ? दिव्या चुपचाप उस तस्वीर को देखती रहती है। दिव्या एक बनावटी मुस्कान के साथ रिया की ओर देखती है। कुछ नहीं। दिव्या अपनी नजरें दूसरी ओर कर लेती है, जहां एक पेड़ पंक्ति बनाकर रेल के डिब्बों की तरह दिव्या की आंखों के सामने से गुजर रहे थे। गाड़ी थोड़ी देर में जंगल के एक सुनसान इलाके में आकर रुकती है। मैडम, आगे गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है, तो आपको यहीं उतरना पड़ेगा। अरे पर भैया, इतनी रात को हम अकेले कैसे? तभी अचानक दिव्या उसका हाथ पकड़ लेती है। ठीक है भैया, कोई नहीं, हमें यहीं उतार दीजिए, हम अब चले जाएंगे। और दोनों लड़कियां अपने बैग लेकर उतर जाती हैं। यार, वो अंदर तक छोड़ देता। अरे अंदर और सुनसान रास्ता है, हमें तो छोड़ देता। बाद में बेचारा खुद अकेला जाता और बीच में कुछ दिक्कत वगैरह हो जाती तो बता कहाँ जाता। ठीक है ठीक है। जंगल का रास्ता एकदम सुनसान होता है। हर पेड़, हर पत्ता मानो उन दोनों को चुपके से देख रहा हो।
तुझे पता भी है, वसीयत में सिर्फ नाम लिख कर नहीं देते, जगह की सारी इन्फो भी होती है। दोनों आखिरकार उस सुनसान रास्ते से निकलकर उस केबिन तक पहुंचती हैं। केबिन के साइड में एक छोटी सी नदी बह रही होती है। केबिन बाहर से काफी धूल भरा होता है और पूरा लकड़ी का बना होता है, जो कि बाहर से हल्का गल चुका है और सफेद पड़ चुका है। इसकी चाबी है तेरे पास? नहीं, चाबी तो नहीं है मेरे पास। फिर कैसे खुलेगा? अरे दरवाजा तो खुला हुआ है। क्या? हाँ। रिया अंदर चली जाती है, लेकिन तभी दिव्या को अपने पीछे कुछ पौधे हिलने की आवाज आती है, जैसे कोई वहां से भाग के गया हो। दिव्या पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन कोई नहीं होता। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई था पीछे। दिव्या और रिया अंदर जाने लगती हैं। अंदर एकदम अंधेरा होता है और स्विच बोर्ड ढूंढने लगती है। यार यहाँ कैसे रुकेंगे? पूरी जगह में तो गंद मचा पड़ा है। क्या कोई केयरटेकर भी नहीं था यहाँ का? इतनी अंदर कौन सा केयरटेकर आता होगा? अब इसे कैसे साफ करेंगे? देखते हैं। तू ऊपर देख, क्या मैं नीचे देखती हूँ। रिया अपने बैग से एक न्यूज़पेपर निकालती है और उस पर अपना बैग रख देती है। ठीक है, ऊपर जाके देखती हूँ। रिया ऊपर चली जाती है। नीचे के फ्लोर पर 3 कमरे हैं। दिव्या धीरे से कमरे की ओर बढ़ती है, जिसका दरवाजा पहले से ही हल्का सा खोला है। दिव्या वो दरवाजा पूरी तरह से खोलती है और टॉर्च जलाकर वहां का स्विच बोर्ड ढूंढती है और लाइट जलाती है। दिव्या के सामने एक धूल भरी तस्वीर टंगी होती है, जिस पर काफी धूल लगी है। उसके माता पिता की फैमिली फोटो, जिसमें उन्होंने एक बेबी को गोद में ले रखा है। दिव्या की सांसें एकदम से मानो फीकी पड़ जाती हैं। दिव्या धीरे धीरे अपने कदम उस तस्वीर की ओर बढ़ाती है। दिव्या तस्वीर के पास पहुंचकर तस्वीर को धूल अपने हाथों से साफ करती है। दिव्या की सांसें एकदम से फूल जाती हैं। तभी अचानक उसके कानों के पास पीछे से किसी के होठ आते हैं। होठ एकदम काले पड़ चुके होते हैं। और वो साइड की ओर गिर जाती है, मानो किसी ने उसे पूरी ताकत से धकेल दिया हो। दिव्या की सांसें तेज, बहुत तेज हो चुकी होती हैं। दिव्या झिझक कर इधर उधर देखने लगती है। तभी रिया वहां आती है और जैसे ही वो दिव्या को जमीन पर गिरा हुआ देखती है, वो दौड़कर उसे उठाने आती है। क्या हुआ? दिव्या का पूरा बदन कांप रहा होता है। दिव्या तेजी से सांसें लेने लगती है। रिया नीचे झुककर दिव्या की पीठ सहलाने लगती है। क्या हुआ दीवू? कुछ बोल तो सही। कुछ नहीं, वो बस अचानक से चक्कर आ गए और मैं गिर पड़ी, शायद धूल की वजह से। चल ठीक है, खड़ी हो जा। रिया दिव्या को उठाती है। अभी कोई भी कमरा थोड़ा बहुत साफ कर लेते हैं और आज रात वहीं लेट जाते हैं, बाकी कल उठकर देखते हैं।
रिया और दिव्या ऊपर एक खाली से कमरे में जाते हैं। और कमरे की सफाई करके वहीं लेट जाते हैं। दिव्या अपनी कोहनी का सिर पकड़कर हाँफने लगती है और थोड़ी देर में चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है। दिव्या का माथा पसीने से तर होता है। वो कुछ देर के लिए नीचे चली जाती है। जैसे ही दिव्या नीचे पहुंचती है, उसे एकदम से किसी के बुलाने की आवाज आती है। दिव्या, कहाँ जा रही हो? दिव्या बेबी, इधर आओ मम्मा के पास। दिव्या डर के मारे इधर उधर देखने लगती है, पर वो आवाजें लगातार आती रहती हैं। दिव्या बेबी, दिव्या बेबी, दिव्या खाना खा लो। दिव्या बेबी, आवाजें धीरे धीरे दिव्या बेबी, तेज होने लगती दिव्या हैं खाना खा लो। और दिव्या अपने कानों को दोनों हाथों से ढक लेती है दिव्या बेबी, दिव्या और खाना नीचे खा गिर लो। पड़ती है। तभी अचानक सारी आवाजें एकदम से बंद हो जाती हैं। दिव्या अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है, पर तभी वो सामने देखती है। अंधेरे में एक औरत अपनी पीठ मोड़े खड़ी हुई है। दिव्या के हाथ पैर वही मानो बर्फ की तरह ठंडे पड़कर जम से जाते हैं। वो हिलने की कोशिश करती है और उसकी एक उंगली तक हिल नहीं पाती। दिव्या बोलने की कोशिश करती है और उसकी जुबान पे मानो लकवा लग जाता है। तभी वो देखती है कि जमीन से धुआं निकल रहा है। दिव्या की थमी हुई आवाज एकदम से दर्द में कराह उठती है। रिया उसकी आवाज सुनकर भागी भागी उसके पास आती है। क्या हुआ? यहाँ अभी अभी क्या हुआ? यहाँ क्या? तू पहले उठ और ऊपर चल, मेरे साथ चल। यहाँ क्यों आई तू? रिया दिव्या के माथे पर हाथ रखती है। तेरी तबीयत खराब हो रखी है, पूरा शरीर तप रहा है तेरा। रिया दिव्या को ऊपर ले जाती है। क्या हुआ था? दिव्या थोड़ा शांत होती है। एकदम से ऐसा लगा जैसे पूरी जमीन चल रही हो, पूरी की पूरी। रिया की मन की चिंता अब साफ उसके चेहरे पर दिखने लगी थी। दिव्या, मैं अभी भी कह रही हूँ, चल यहाँ से, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। ये घर है मेरा रिया, कैसे छोड़ दूँ इसे? तो एक बात बता, ऐसी जगह किसका घर होता है जंगल में, इतनी सुनसान जगह पर? दिव्या, मुझे ऐसी जगह पर आने का कोई शौक नहीं है, सिर्फ तेरे लिए आई हूँ, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है। रोज रोज हर दिन मेरे मन में बचपन से सिर्फ एक ही सवाल चलता रहता है, मेरे मम्मी पापा कैसे थे, मेरा घर कैसा था, मैं कैसी थी। यहाँ आना मैं भी नहीं चाहती थी, पर मुझे मेरे सवालों का जवाब ढूंढने का हक है। तो सोचा अभी, कल बात करेंगे। रिया और दिव्या अपने अपने मन के तूफान समेटकर चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है। अगले दिन दिव्या और रिया पूरे घर की सफाई में जुट जाती हैं। दिव्या, दिव्या, दिव्या उसके पास आती है। ये अलमारी में कई चीजें रखी हैं, देख तो सही एक बार। दिव्या भी कागज और बैग निकालती है। दोनों एक एक करके बेड पर बैठकर तस्वीरें देखने लगती हैं। कुछ तस्वीरों में दिव्या के मम्मी पापा है और कुछ में दिव्या थोड़ी बहुत दिखाई देती है। ये तू है? तेरी सिर्फ अब तक मैंने बेबी वाली फोटो ही देखी थी, इसमें कितने साल की होगी तू? पता नहीं।
थी तो तू बहुत क्यूट। दिव्या मुस्कुरा देती है। दिव्या अपने पापा का ऑफिस बैग खोलती है। उसमें कई कागज और एक बैंक की पुरानी पासबुक रखी होती है। बैंक की पासबुक देख खोल के, हो सकता है उनके बैंक अकाउंट में अब भी कुछ पैसे पड़े हो। वो पैसे तो तकनीकी रूप से तेरे ही हैं। सीए का दिमाग हर जगह पैसे के चक्कर में ही चलता है। ले तू ही देख ले क्या है क्या नहीं है। दिव्या सारे कागज देखने लगती है और रिया पासबुक पलटती रहती है। तभी दिव्या देखती है कि बैग के नीचे का कपड़ा फटा हुआ है। वहां एक और कागज छिपा है। दिव्या उसे निकालती है। ये क्या है? क्या हुआ? इस अकाउंट से हर महीने तेरे पापा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। गाड़ी वगैरह की किस्त होगी, पर वही अकाउंट होता ना। 3 सालों से हर महीने पैसे जा रहे हैं, लेकिन आखिरी कुछ महीनों में अकाउंट नंबर बदल गया और अमाउंट भी बढ़ गया। पहले 20,000 जाते थे, अब 30,000। दिव्या उलझी हुई है। पता नहीं यार। दिव्या वो कागज पढ़ने लगती है। साहिल, सुमन बोल रही हूँ। माफ करना, तुम्हें खत भेजना पड़ा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। चित्रा के खर्चे अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और कुछ महीनों में उसे स्कूल भी भेजना है। मेरी सैलरी खाने और किराए में खत्म हो जाती है, तो अगली बार से थोड़े पैसे ज्यादा भेजना, वरना मजबूरी में मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। ये मत समझना कि मैं तुम्हें डरा रही हूँ। जो कर रही हूँ वो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए नहीं, हम दोनों की बच्ची के लिए कर रही हूँ। भले ही पिछले 3 सालों में तुमने आकर अपनी इस बेटी की शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन चित्रा उतनी ही तुम्हारी बेटी है जितनी दिव्या। नीचे एक नया अकाउंट नंबर लिखा है, अगली बार से उसमें पैसे भेजना। हो सके तो एक बार अपनी बेटी की शक्ल देख जाना। सुमन। रिया, वो अकाउंट नंबर बताना जिस पर आखिरी के कुछ महीनों में पैसे गए हैं। क्या हुआ? क्या लिखा है इसमें? रिया नंबर बताती है और दिव्या के हाथ से कागज गिर जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दीवू, क्या हो गया? दिव्या अपना मुंह ढककर रोने लगती है। रिया आकर उसे गले लगा लेती है। दीवू, कुछ तो बोल, क्या हुआ है? पापा का अफेयर चल रहा था। What? दिव्या बुरी तरह से रोने लगती है। रिया वो चिट्ठी उठाकर पढ़ती है। उनकी एक बेटी भी थी। हाँ, पता नहीं वो कहाँ है, होंगी या नहीं। तो अभी रेस्ट कर, बाद में देखेंगे ये सब। हम यहाँ से जा रहे हैं अभी के अभी। तू ठीक कह रही थी, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। तभी उन्हें पीछे से एक औरत की फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। दोनों डर से सुन्न पड़ जाती हैं। एक औरत जिसके बाल उसके चेहरे पर झूल रहे हैं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है। कहीं नहीं जाने दूंगी। उनके कानों के पास होठ लाकर, तुझे बुलाया था। दिव्या और रिया को एहसास होता है कि उनके पीछे बेड पर कोई बैठा है। रिया दिव्या की ओर हाथ बढ़ाकर उसे खींचती है और दोनों वहां से भागने लगती हैं। दिव्या एक साइड के दरवाजे की ओर दौड़ती है, लेकिन वो बंद होता है। तभी वो औरत तेजी से उनके पीछे आती है। कहा था ना नहीं जाना। जाना चाहती हो तुम तो जाओ। वो दोनों को जोर से धक्का देती है। रिया और दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब क्या हो रहा है दिव्या? वो औरत एकदम से रिया के सामने आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। दिव्या नहीं है ये, मेरी दिव्या नहीं है ये। दिव्या उस औरत के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है। आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। वो सिर्फ मेरे साथ आई थी।
मेरा ख्याल रखने। यहाँ मैं बस इसलिए आई थी क्योंकि ये मेरे पापा का कैबिन है। तेरे पापा नहीं है वो, बस मेरी दिव्या के हैं, मेरी दिव्या के। नहीं दिव्या हूँ। तुझे दिव्या देखनी है? मुझे भी देखनी थी दिव्या, लेकिन तेरी माँ उसे अपने साथ लेकर भाग गई। क्या? हाँ, तेरी माँ उसे अपने साथ ले गई। आप प्लीज छोड़ दीजिए उसे। मुझे नहीं पता क्या हुआ या किसने किया। प्लीज उसे छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज। रिया, रिया, क्यों किया ये? बताओ क्यों किया? इसकी क्या गलती थी? अगर दिक्कत मुझसे है तो मुझे मारती। इसकी क्या गलती थी? जानना चाहती है क्यों किया? पता है, तुम्हारी माँ ने। पैसे क्यों नहीं भेजे? तुम यहाँ क्यों आई? मेरी बच्ची के लिए, हमारी बच्ची के लिए। उसे भी जीने का हक है साहिल। धीरे बोलो, पायल और दिव्या अंदर ही हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो देख ले। तुम्हें पता है पायल को गुस्से की बीमारी है, इसी वजह से हम यहाँ छिप कर रह रहे हैं। साहिल कौन? किया क्या करी है साहिल? तुमने मुझसे वादा किया था, यू प्रॉमिस्ड मी कि तुम इससे कभी नहीं मिलोगे। शांत हो जाओ हनी, चलो नीचे। दिव्या ने देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब एक शब्द भी मत बोलना तुम, सिर्फ मैं बोलूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं बर्दाश्त कर गई, लेकिन हमारी बेटी को धोखा नहीं देने दूंगी। बेटी मेरी भी एक है। इन्होंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, फिर भी मैंने सब सहा। लेकिन अब जब 2 महीने से 1 रुपया नहीं भेजा तो मैं क्या करूं? जब तुम इनके साथ सो रही थी तब क्यों नहीं सोचा कि किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है? अब अपनी बारी में सब नजर आ गया। जो हुआ वो मेरी अकेले की गलती नहीं थी। इन्होंने भी 2 साल तक तुमसे छिपा कर रखा। 1 पैसा नहीं मिलेगा। इनकी सिर्फ एक बेटी है, दिव्या। चित्रा भी इनकी बेटी है और एक बाप का फर्ज इन्हें निभाना पड़ेगा। पायल सुमन के पास आती है। साहिल तुम्हें और तुम्हारी बेटी को एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। वो पलटने लगती है। तभी सुमन अपने हैंडबैग में हाथ डाल देती है। सुमन, ये क्या कर रही हो? पायल घूमती है, कर गुस्से से कुलबुला उठती है। पैसे दो वरना। मुझे धमकी देती है तू? कमरे में जोर से 2 आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई पटाखे फटे हो। दोनों का किस्सा ही खत्म। दिव्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। दिव्या अब इतनी सदमे में होती है कि होश में नहीं रहती कि वो जा रही है या उसके आसपास कोई है भी या नहीं, और उसकी आंख और मुंह पर वही काली पट्टी बांध देती है। तू बता, इसकी क्या गलती थी? दिव्या गर्दन टेढ़ी किए चुपचाप एकटक सामने देख रही होती है।